Hello, students. Now we are continuing the part that we have left yesterday. So, हमारा यहाँ तक का हो गया था, इसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग. सो हम लोग यहाँ पे पढ़ना था व्हाट आर द मीनिंग, मतलब हमने यहाँ पे खत्म किया था. ये लास्ट क्वेश्चन था. सो इसके आगे का करना था. आई गेस वेट, हमारा इतना ही बाकी था. मतलब व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, ये हो गया था. फिर ये भी हो गया था कि द बिल्डिंग इन विच यू आर रिसाइडिंग हैज कॉट फायर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. आई गेस हमारा था आंसर द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 से. इन आवर कंट्री there seem to be lack of awareness regarding reproductive health and why. सो आपको बताना है कि हमारे कंट्री में ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है. सो आपको इसका रीजन बताना है. तो मुझे लगता है पहला रीजन तो ऐसा होगा कि हमारे कंट्री में जो लिटरेट और इलिटरेट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. जिसकी वजह से अब जो चीज हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंचती नहीं है. दूसरी बात ये हो सकती है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है. तो इसको जब हम लोग ओपनली अभी भी बात नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द कंजर्व मेंटालिटी, तो इसको अभी भी शेमफुल टॉपिक माना जाता है. इसीलिए इसके बारे में विलेजेस वगैरह के एरिया में ओपनली बात नहीं होती है. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा बात लोग नहीं करते हैं, ताकि क्योंकि इसको काफी ज्यादा शेमफुल टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक मान के इसे यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है और इस बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है. आगे क्या पूछा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गनोरिया. सो अगर आपको नहीं पता है गनोरिया क्या होता है, गनोरिया इज अ डिजीज विच इज रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. मतलब अगर कोई इंसान अनसेफ सेक्स करता है या रॉ सेक्स करता है तो इस वक्त मतलब ये तो उसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं. तो जिसकी वजह से ना क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे जेनाइटल एरियाज में, वो ट्रांसफर हो जाते हैं और हमें इसी सब बीमारियां हो सकती है. सो रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ गनोरिया इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. आई विल गिव यू द रेफरेंस एज वेल. सो एंड आई एक्सप्लेन कि ये सब बीमारियां और भी किस वजह से होती है, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए. यही का यही है, आपका रिवीजन भी यहाँ से होते रहे. तो डोंट टेक दिस एज अ पेपर सॉल्विंग लेक्चर, ऑल्सो टेक इट एज अ रिवीजन लेक्चर. आपका साइमल्टेनियसली स्मॉल स्मॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज होते जाएंगे. सो विल कम ऑन द पेज नंबर, पेज नंबर, वेट, या so page number 33 of your textbook, and I'll read the entire part of the reproductive health so that you get the idea कि पूरा टॉपिक क्या बोल रहा है. So a person's state of mind being physical, mental and social strongness is called as health. यहाँ पे हेल्थ डिफाइन किया गया है कि आप किसी इंसान को हेल्दी कब मानोगे, जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इमोशनली फिट होगा, तभी ही आप किसी इंसान को हेल्दी मानते हैं. आगे, इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग reproductive health due to various reasons. Now, in your textbook, the reasons are also mentioned. So, the people who think कि हमारे जो पेपर्स आते हैं वो टेक्स्ट के बाहर से आते हैं, तो ये आंसर बहुत गलत है. आपके पेपर में पूछी हुई हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उसका आंसर होता ही होता है. So I will highly recommend you all to thoroughly follow your textbook. Do your textbook very well in your exams. You will ace your exam. So in our country, there seems to be a lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. ये चार ही चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है हिंदी में, आपको वो इंग्लिश में लिखनी है, etc. Especially, there seems to be indifference towards the reproductive health of women. So women के reproductive health के ऊपर तो जनरली बात नहीं की जाती है, जिसके बारे में बात ज्यादातर होनी चाहिए. बिकॉज वुमेन आर दोज जो हर महीने अपनी रिप्रोडक्टिव एरिया से ब्लीड करती है, उनके बहुत सारे चेंजेस हर महीने उनके बॉडी में होते हैं. सो उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. Nowadays, women are working at par with men. मतलब जितना काम, at par का मतलब क्या होता है, बराबर. तो जितना काम एक मैन कर रहा है उतना काम एक women भी कर रही है. Due to this, they have to stay outdoors for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this,
private organs that we call as genitals need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. So the area from which women bleed, that needs to be clean टाइम टू टाइम, अदरवाइज वहां पे बैक्टीरियल बिल्डअप हो सकता है। और जब विमेन बाहर होती है, उसे इतने चांसेस नहीं मिलते कि वो उस एरिया को बार बार क्लीन करे। एंड सी, प्लीज डोंट फील शाय अबाउट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मेल है तो आपके घर में आपकी मम्मी होगी, आपके घर में आपकी दीदी होगी, आपकी बहन होगी। तो ये सब चीजें है ना, उनके भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अफेक्ट करती है। दे आर वुमेन। आप एज अ बीइंग मैन, और आप अपकमिंग जनरेशन के मैन हो, सो आपको पता होना चाहिए एक इंसान का कैसे ख्याल रखा जाता है उस वक्त, एंड एवरीथिंग यू शुड हैव द नॉलेज। ठीक है। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेंस टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम होती है, मेंस में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. So from this point, I can conclude कि आपको इस पैराग्राफ में से गिव रीजन भी पूछा जा सकता है कि जेनाइटल एरिया का क्लीनलीनेस मेंटेन करने का क्या रीजन है। आगे अभी बोलोगे दीदी ये तो बीमारी के बारे में आया ही नहीं। नाउ इट विल कम। अमंग दी वेरियस सेक्सुअल डिजीजेस, सिफाइलिस एंड गोनोरिया occurs on large scale। मतलब ऐसी बहुत सारी सेक्सुअल डिजीजेस होती है, इसमें से एक एड्स भी है, लेकिन उसके अलावा सिफाइलिस एंड गोनोरिया, आपको ना ये दोनों नाम ना ध्यान रखने हैं। आपको नेम द फॉलोइंग में आ सकता है कि नेम टू डिजीजेस रिलेटेड टू द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल डिजीजेस। आपका आंसर होना चाहिए syphilis and gonorrhea occurs on large scale. Both of these diseases are caused by what? Bacteria। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये दोनों डिजीजेस किस वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। द आंसर इज नो, ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। Occurrence of cancre patches on various part of body including genitals, rash, fever, inflammation of joint, alopecia, etc. are the symptom of syphilis। So आपको syphilis के symptoms भी दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि इस टॉपिक को लेके कौन सा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में करके ही जाना है वो। क्योंकि इस बार आपको गनोरिया का पूछ लिया, शायद आपको नेक्स्ट एग्जाम में सिफाइलिस का पूछ ले, वी नेवर नो। पेनफुल एंड burning sensation during urination, मतलब while you're urinating, that time you might feel a burning sensation, so that is one symptom of gonorrhea। Next is oozing of pus through penis and vagina, मतलब वो पस हो जाता है ना, पस तो उस एरिया में पस जम जाता है। आगे inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are the symptoms of gonorrhea। So ये सारे symptoms किसके अंदर आएंगे? gonorrhea में आएंगे। Again I'm telling you these paragraphs are very important, this paragraph is very important, और आपको अच्छे तरीके से करके आना है एग्जाम के लिए। मैं रेफरेंस दे रही हूँ, पेज नंबर 34 साइंस 2। तो आई राइट इट देयर। सो पेज 34 एंड सॉरी 33 एंड 34, 33 एंड 34 साइंस 2 चैप्टर 3 डन। सो आपको ये एग्जाम में देख कर जाना है अच्छे से। आगे क्या लिखा है? व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे? सो पहली बात तो व्हेन अ पर्सन इज हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस टाइम से द पर्सन इज सपोज टू वेयर कॉन्डम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आपको ध्यान देना है कि आपके जेनाइटल्स टाइम टू टाइम क्लीन हो रहे हैं। उसके बाद आप लोग आपके डाइट पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे, देखो क्या होता है, आपके हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन सबको ठीक करने का जरिया आपकी बॉडी को, मतलब आपका मेंटल हेल्थ, मतलब आप अगर एक्सरसाइज करोगे, उससे क्या होता है ना, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो आपको मेंटली भी खुश करते हैं। सो ना, अगर आप कोई एक सेक्शन को भी ठीक करोगे ना, आपकी लाइफ के अलग अलग सेक्शंस भी ठीक होते जाते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे कि यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट टेकिंग अ गुड डाइट, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या पूछा है कि राइट द क्लास ऑफ गिवन एनिमल्स एंड राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एनिमल। सो आपको ना इन एनिमल्स की क्लास बताने हैं और इन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है। सो कंगारू कम्स, व्हाट हैपेंड? कंगारू बिलोंग्स टू mammals।
सो आई विल जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग वंस, बिकॉज मे बी भी चाहते हैं कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूं, बिकॉज द एनुअल क्लासिफिकेशन चैप्टर इज ऑनेस्टली अ बिग चैप्टर। सो मुझे भी रिविजन करना करते रहना पड़ता है उसके लिए। सो इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना कोऑर्डिनेटा दिया है सारा, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। सो उसके क्लास बताने हैं आप लोगों की किस क्लास को बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया वर्ड क्लास, यहाँ पे फाइलम नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लास लिखा है। तो आपको याद रखना ये क्लास किसके होते हैं, हमारे कॉर्डेट्स किसके होते हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है। सो कॉर्डेट्स में आपका एक सब फाइलम जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा या क्रेनेटा। क्रेनेटा के हमारे पास सिक्स सिक्स क्लास है। तो वो सिक्स क्लास को आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है किसको बिलोंग करता है, ठीक है। सो देखो जैसे कि मैंने बोला, कंगारू बिलोंग्स टू मेमेलिया। देन हमारा आता है पेंगुइन। पेंगुइन बिलोंग्स टू पेंगुइन बिलोंग्स टू एव्स। सो देखो पेंगुइन बिलोंग्स टू एव्स। एव्स क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। सो आई राइट इट योर कि कंगारू बिलोंग्स टू मेमेलिया। 1 second, I'll just reduce the size of the font so that it fits here. और डोंट वरी, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी वन वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे आएगा मेमेलिया, यहाँ आएगा एव्स, क्रोकोडाइल आएगा अगेन एम्फीबियंस में, बिकॉज क्रोकोडाइल कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। सो बट लेट मी सी, आई मे बी रॉन्ग योर, 1 second। क्रोकोडाइल आएगा एम्फीबियाई में, बिकॉज क्रोकोडाइल कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, सो क्रोकोडाइल विल कम इन एम्फीबिया। इवन फ्रॉग विल कम इन एम्फीबिया एंड सी हॉर्स विल कम इन पाइसेस। यस, तो क्रोकोडाइल, एंड आई कॉपी इट हियर बिकॉज सेम है। सी हॉर्स विल कम इन एम्फीबिया, सॉरी नॉट एम्फीबिया, पाइसेस। तो इससे आपका ये कंप्लीट होता है। एक काम करती हूँ मैं आप लोग को ना यहाँ पे सारे फाइलम्स एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा ऊपर ऊपर से, ताकि आप लोग का यहाँ पे रिवीजन होते रहे। सो पहले हम लोग बात करने वाले हैं, देखो आपके कॉर्डेट्स जो होते हैं ना, कॉर्डेट्स में ना तीन फाइलम आते हैं, यूरो कॉर्डेटा, सफेरो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, जिसको हम लोग प्लेनेटा भी बोलते हैं। सो हम लोग ना अभी पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेटा के अंदर भी छह क्लासेस आते हैं। छह क्लास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। सो देखो पहला आया साइक्लोस्टोमाटा, पाइसिस, एम्फीबिया, फिर आएगा हमारा रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। मैं आप लोग को फटाफट ये गो थ्रू कर रही थी बिकॉज मुझे आगे के भी लेक्चर्स लेने हैं। सो लेक्चर लेना है। सो पहला है हमारा साइक्लोस्टोमेटा। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 73 पे है आप। सो साइक्लोस्टोमेटा, these animals have jawless mouth provided with sucker. Their skin is soft without any scale. Paired appendages are absent. Endoskeleton is cartilaginous. Most of these animals are ectoparasite. और इसका क्या मतलब है कि ये जो एनिमल्स होंगे ना, इनको जॉ नहीं होगा, मतलब इनके पास माउथ नहीं होगा जिनसे ये खाना खा सके। इनके पास सकर होता है जिससे लोग सक कर सकते हैं आपका ब्लड, ब्लड सक कर सकते हैं या वट एवर, जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा, दे विल सक इट। दे कैन बाइट इट, दे कैन च्यू, दे कैन सक इट। नेक्स्ट इज, इनका जो बाहर का स्किन है वो सॉफ्ट होता है और इनके स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते। जैसे कि हमारे जो फिशेस होते हैं, इनके स्किन में क्या होते हैं, इनके स्किन में स्केल्स होते हैं, इनके स्किन में नहीं होने वाले। साइक्लोटोमाटा में जो भी एनिमल्स आएंगे इनके स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होंगे। और इनका जो एक्सोस्केलेटन है, देखो मैंने आपको बताया है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। सो इसका एंडो मतलब बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन होगा, किससे बना होगा, कार्टिलेज। किससे बना होगा, कार्टिलेज। मैंने आपको क्लास के दौरान समझाया है कि हमारा दो स्केलेटन होता है, एक एंडो मतलब बॉडी के अंदर का, एक एक्सो मतलब बॉडी के बाहर का।
जैसे ह्यूमंस ह्यूमंस के बॉडी के बाहर का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, स्किन से बना हुआ है। लेकिन इनका जो एक्सो स्केलेटन है इसके बारे में बात नहीं की गई है। इसका एंडो स्केलेटन मतलब इसके बॉडी के अंदर का जो ढांचा है किससे बना है, कार्टिलेज। देखो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। इनकी बॉडी में पूरी तरीके से क्या है, कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज। आपके बॉडी में कार्टिलेज का है, आपके जो आपका जो नोज है ये कार्टिलेज का है, आपका ईयर कार्टिलेज है। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में क्या लगा हुआ है, कार्टिलेज, ताकि आप जब बेंड होते हो तो आप बेंड हो पाते हो। अगर आपका वर्टिब्रल कॉलम पूरा बोन से बना होता तो आप बेंड नहीं कर पाते, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम के हर बोन के बीच में कार्टिलेज होता है तो आप बेंड कर पाते हैं। ठीक है। सो इनका जो बॉडी का अंदर का स्केलेटन है किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, इनके अंदर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैसे है, एक्टोपैरासिटिक मत सॉरी यस, एक्टोपैरासिट का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर रहेंगे, बॉडी के बाहर से आपका न्यूट्रिशन लेंगे, खुद का खाना वो लोग नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पाइसेस, इसमें क्या आते हैं, फिश आते हैं। क्या आता है, फिश। दीज आर कोल्ड ब्लडेड कोइकिलोथोम्स, aquatic animals living in marine and fresh water. Body is spindle shaped to minimize water resistance. अब देखो इनकी बॉडी ना ऐसे होती है, लेट मी ड्रॉ द शेप हियर, इफ आई एम एबल टू आई विल डेफिनेटली ड्रॉ इट। सो इनकी बॉडी पता है कैसे होती है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इंक्रीज द थिकनेस। माय ड्राइंग इज जस्ट बकवास योर, बट स्टिल स्पिंडल शेप ऐसा कुछ होता है। अभी देखो ये बराबर से यहाँ पे ड्रॉ हो नहीं पा रहा है, लेकिन स्पिंडल शेप पता है ऐसा होता है, ऐसे मतलब ऐसी कोई शेप। आई विल सी अगर यहाँ पे कोई शेप्स का ऑप्शन है, नहीं है। आई ड्रॉ, ट्राई टू ड्रॉ एन अनदर वन। हाँ देखो ऐसा, यू ऑल नो फिश नो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्या होता है, देखो आगे से इसकी बॉडी जो उसका टॉप एंड बॉटम है वो थोड़ा कैसा है, टेपर्ड है, पॉइंटेड है। और पूरी बॉडी की बीच में से कैसी है, थिक है। तो ये क्यों टेपर्ड होता है एंड द एंड्स की तरफ से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंड्स। ये और ये क्या होते हैं, उसके एंड होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्स। 1 सेकेंड, एरो भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्स। एंड्स कैसे होते हैं, टेपर्ड। कैसे होते हैं, टेपर्ड क्यों होते हैं, ताकि वो वाटर में जब मूव करे ना तो वाटर इनको रोक ना पाए बहने से, मतलब स्विम करने से। ये लोग वाटर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कैसे होती है इनकी बॉडी, स्पिंडल शेप होती है। आई इरेज इट बिकॉज इसकी कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट इज, दे हैव paired and unpaired fins for swimming. Tail fin is useful as steering organs during swimming. तो उसके जो फिन्स होते हैं, मतलब आपको पता है बचपन में आप लोग बनाया करते थे ऐसे फिश के आसपास। सेकेंड, ये फिश है, तो बनाते थे ना ऐसे, ये जो पीछे का टेल, ये इसको हम लोग फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिन्स। यहाँ पे ऐसे होते थे, मतलब हम बनाते थे ना बचपन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग फिन्स। तो ये फिन्स किस चीज के काम आती है, फिन्स जो टेल पे लगी हुई है, टेल पे, ये वाली, ये सेक्शन। सो ये जो सेक्शन है वो उसको स्टीयरिंग ऑर्गन, मतलब किस डायरेक्शन में मुड़ना है उसके लिए बहुत काम देती है। और जो उसके आसपास के फिन्स है ये उसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि जो टेल का फिन है ये किस लिए काम आता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ स्टीयरिंग ऑर्गन। मतलब जैसे हमारे कार की होती है स्टीयरिंग व्हील, हम लोग अपने हिसाब से उसको घुमा सकते हैं डायरेक्शन वाइज, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, उसका टेल होता है, देयर स्टीयरिंग ऑर्गन। फिर क्या बोला है कि रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स, उनकी जो बॉडी होती है ना वहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो लोग सांस ले पाते हैं। आगे क्या बोला है, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, मतलब इनकी बॉडी के बाहर क्या होंगे, स्केल्स होंगे। इनकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, कार्टिलेज या बोन्स का अंदर का होगा उसका एंडोस्केलेटन। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडो। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होती है, उसकी बाहर की बॉडी,
एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, इसकी अंदर की बॉडी। ठीक है, आगे हमारा आता है उसके एग्जाम्पल्स दिए और बाकी कुछ नहीं है। एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में क्या बोला है, आई थिंक दिस विल टेक वेरी लॉन्ग, अगर मैं कंप्लीट करने के लिए जाती हूँ तो। सो मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स कवर करती हूँ, थोड़ा रीड कर दूँ ताकि आप लोग गो थ्रू कर पाए, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए वहाँ पे पढ़ा दूंगा। सो amphibia, these animals are strictly aquatic during larval life and perform only aquatic respiration, whereas they can live in water as well as land during adult life and can form aquatic as well as aerial respiration. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ये लोग लार्वल स्टेज में होते हैं, देखो हर बॉडी के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जब एम्फीबियंस लार्वल स्टेज में होते हैं तो वो पानी में ही रहते हैं और वो लोग वाटर एक्वाटिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। और इनके पास क्या होता है, ये दोनों, मतलब एरियल रेस्पिरेशन मतलब हवा में कैसे सांस ले सकते हैं और पानी में कैसे सांस लेते हैं, ये इनको दोनों आता है। ठीक है, सो दे हैव टू पेयर्ड अपेंडेजेस, मतलब क्या, हाथ पैर। तो ज्वाइंट है उनके दो दो, मतलब दो उनके हाथ होते हैं, मतलब दो हाथ दो पैर ऐसे। सो डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज। तो व्हाट आर डिजिट्स, आपके फिंगर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिट्स बोलते हैं। आपको पता है, हमको नाखून होते हैं, पंजा, छिड़के से पंजा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉ। सो इनमें नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, इनका कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। इनका जो स्किन है ना, वो हमेशा मॉइस्ट होता है फॉर रेस्पिरेशन। अगर ये इनका स्किन ड्राई हो गया तो सांस लेने में दिक्कत आती है। इसीलिए आपको पता है, कभी भी फ्रॉग, फ्रॉग जो है आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि क्या होगा, उसका पूरा जो स्किन होता है ना बहुत चिपचिपा होता है, और पकड़ोगे ना फिसल जाएगा आपके हाथ में से, बिकॉज द स्किन इज वेरी मॉइस्ट फॉर द रेस्पिरेशन पर्पसेस। आगे क्या बोला है, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टाइम्पेनम इज प्रेजेंट, मतलब जिससे सुन सकते हैं ऐसा एक ऑर्गन दे दिया है, लेकिन कान उनके पास होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉड, salamander, etc. तो आपको एग्जाम्पल थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है लेप्टिलिया। लेप्टिलिया क्या होता है, आपकी छिपकली, छिपकली की जात। सो इसके बारे में बात कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, दे आर द फर्स्ट, अभी देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल एवोल्यूशन, दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल विद क्रीपिंग मूवमेंट्स, क्रीपी मूवमेंट्स नहीं, क्रीपिंग मूवमेंट्स। ठीक है, सो ये पहले ऐसे एनिमल्स थे जो ट्रू लैंड पे आए, पानी में नहीं रहते, लैंड पे ट्रू आए, और उन्हें पता है ऐसे रेंग रेंग की चलते हैं आगे, क्रीपिंग मूवमेंट्स का मतलब वो होता है। आगे बोलेंगे दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्म्स। दे क्रीप ऑन द लैंड एज वेल एज दैट बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, मतलब उनकी बॉडी ना ऐसे खड़े नहीं, ऐसा उठ नहीं सकती है। हमें बस सेम छिपकली से उठ के ऐसे कुछ देख रही है, नहीं, वो मैं चिपकी हुई होती है लैंड के ऊपर। Their skin is dry and scaly. Neck is present between head and trunk. External ear is absent. Digits are provided with claws. I guess these are points वो बहुत easy से समझने के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ। Aves, aves क्या होते हैं, हमारे birds, ठीक है। So these vertebrates are completely adapted for aerial respiration. So aves किस लिए adapted हुए, aerial respiration, मतलब वो हवा में रहने के लिए। ठीक है, इसीलिए एप्स मतलब बर्ड्स की बॉडी बहुत हल्की होती है, बिकॉज कोई चीज अगर भारी होगी तो उसको उड़ने में तकलीफ होती है। और जो एप्स होते हैं उनका जो बोन्स होता है वो अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है, खोखला। ठीक है, सो दीज आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्म्स एक्सेट्रा, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। देखो जैसे हम भी वार्म ब्लडेड ही है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आपको पता है जब हमको गर्मी लगती है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पसीना मतलब स्वेट छोड़ती है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम रहे। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी गिर गया तो वो रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो देयर बॉडी इज अगेन स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब हवा में वो लोग प्रॉपरली उड़ पाए, हवा से वो लोग पीछे नहीं आ जाए, रेजिस्ट ना कर पाए, इसीलिए वो लोग वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं टू अवॉइड द एयर रेजिस्टेंस। आगे फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब जो फोर लिम्स मतलब उनके जो हाथ है
किसमें मॉडिफाई हो गए हैं? विंग्स में मॉडिफाई हो गए। एंड डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बेयर क्लॉथ्स। मतलब क्या, इनकी जो डिजिट्स होते हैं, मतलब जो इनके फिंगर्स होते हैं, इनके ऊपर क्या है? स्केल्स है। क्या है? स्केल्स। और इनको पंजा होता है। ठीक है। सो एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। मतलब उनकी बॉडी की जो बाहर का पार्ट है वो किससे बना हुआ है? फेदर्स से बना हुआ है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, दैट इज द सेम थिंग। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, चोंच। सो हम लोग को चोंच है क्या? नहीं है, लेकिन हमारे पास जॉ है। ये हमारा क्या हुआ? जॉ। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होता है? बीक, मतलब चोंच होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? पिजन आया, पिजन आ सकता है, पैरेट आएगा, पिकॉक आएगा, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? यहाँ पे आपको याद रखना है, पेंगुइन इज ऑल्सो अ बर्ड, लाइक दैट कम्स इनटू टेल्स। लास्ट इज मेमेलिया। मेमेलिया का एक टिपिकल फीचर आपको हमेशा याद रखना है। मेमेलिया कंसिस्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या? जो अपने यंग वंस को दूध पिला सकते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मेमेलिया। These animals are these animals are warm blooded. Body is divided into head, neck, trunk and tails. हमारे पास टेल नहीं होती, लेकिन बाकी mammals के पास टेल होती है। आगे, digits are provided with nails, claws and horns. Exoskeleton is in the form of hair or fur. For example, elephant, human, kangaroo, dolphin and bat. आपको यहाँ पे डॉल्फिन और बैट, ये दोनों याद रखना है कि डॉल्फिन और बैट दोनों ही क्या है? मैमल्स हैं। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्या होता है? डॉल्फिन आप लोग पाइसेस लिख के आ सकते हो, बैट आप लोग एज लिख के आ सकते हो, लेकिन वो नहीं है, वो रॉन्ग आंसर प्रूफ होगा आपके लिए। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डॉल्फिन एंड बैट कम्स अंडर मेमेलिया। एंड विद दिस वी हैव आल्सो कवर्ड द टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो आई होप आप लोग इसको प्रॉपरली देखोगे और बेनिफिट लोगे इससे। आगे क्या बोला है? ड्रॉ schematic of power plant based on natural gas and answer the following question. This is from chapter 5 towards the green energy. इसमें क्या पूछा है? At which place natural gas power plant is situated in Maharashtra? मैं आपको बताया था ये क्या है? एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको चैप्टर नंबर 5 में से जितने भी पावर प्लांट्स है, कहाँ पे है, कैपेसिटी क्या है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट, यू हैव टू डू इट। ठीक है। सो लेट्स कम टू पेज चैप्टर 4, sorry, chapter 5. At which place an natural gas power plant is situated in Maharashtra? Page number, page number, I want to not a machine, so I'll take time to remove the pages and everything. Hmm. Page number 52. ऑन पेज नंबर 52 आपको वो डायग्राम दिया गया है, आपको वो डायग्राम कर लेना है एग्जाम के लिए, बिकॉज वो पूछ रहे हैं एग्जाम में। और महाराष्ट्र में अंजनवेल करके एक जगह है जहां पे नेचुरल गैस का पावर प्लांट सिचुएटेड है। सो आई विल राइट द प्लेस देयर, अंजनवेल। देखो, अंजनवेल, यस। सो इससे क्या होगा ना, थोड़े थोड़े डेटाबेस क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाएंगे। बार बार रिपीट क्या करो क्लास के दौरान उसको। मे भी कभी कभी दो दो तीन चीजें बार बार दो तीन बार बोलूं ताकि आप लोग को वो याद हो जाए। नेक्स्ट क्या बोला है? हाउ इज पॉल्यूशन, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। हाउ इज पॉल्यूशन रिड्यूस्ड इन नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट? आप लोग अपने आंसर क्या लिख के आओगे? सिंस देयर इज नो एमिशन, वन सेकेंड, सिंस देयर इज नो emission of emissions of sulfur dioxide, आपको दिख रहा है वो वहां पे? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
this contributes towards the reduced pollution in this power plant, ऐसा आप लोग लिख के आ सकते हो एग्जाम में। और क्या लिखा है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस। तो आप लोग क्या लिख के आओगे, पावर प्लांट बेस्ड ऑन एयर, मतलब विंड एनर्जी से पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो लिख के आओ कि पावर प्लांट बेस्ड ऑन विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इससे हम लोग ने इस क्वेश्चन के साथ हमने ये जुलाई 2019 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। सो हमारे दो पेपर हो चुके हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज मार्च 2020। अगर आपको याद हो, इस अटेम्प्ट में ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था, और इसके बाद में आपको डायरेक्टली ना जुलाई 20 का पेपर नहीं मिलेगा शायद से, नहीं हुआ है। लेकिन अभी डायरेक्टली आपको कौन सा पेपर मिलेगा, तो लिखा नहीं है, रिवाइज्ड कोर्स। दिस इज फ्रॉम मार्च 2022, बिकॉज 2021 में कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय बच्चों को ऐसे पास कर दिया जाता है। Right. 1 second, let me see. I get my exam. No, you need to. I get my exam. Just shut up. The next part, transfer of information. We have did it millions of times. But again, transfer of information from molecule of DNA to mRNA is called dash transcription। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो आपने ये सीखा है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में कितने प्रोसेस होते हैं, 3 होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। और उसका फर्स्ट स्टेप जिसमें सारा इंफॉर्मेशन डीएनए का एमआरएनए में ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपके ट्रिपलेट कोडॉन के सीक्वेंस के हिसाब से आपका टीआरएनए क्या करता है, एक एंटी कोडॉन लेके आके अटैच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, आपके राइबोसोम दो दो ट्रिपल कोडॉन का डिस्टेंस मूव करके बॉन्ड्स बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, आपके जो राइबोसोम्स है वो दो ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस मूव करते हैं, और वो लोग क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे हमारा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है, ट्रांसलोकेशन। और जैसे ही ट्रांसलोकेशन हो गया, आपका प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रोटीन का जो बॉन्ड मतलब प्रोटीन के प्रोटीन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। आगे क्या लिखा है, body breaks up into several fragments, and each fragment start to live as a new individual. This is dash type of reproduction, regeneration। इसमें क्या होता है, जो भी पार्ट ब्रेक हो रहा है वो एक नया इंडिविजुअल की तरह नहीं, एक मिनट, यहाँ पे ना वर्ड लिखा है फ्रैगमेंट, आपको इस पर ध्यान देना है। सो ये आएगा फ्रैगमेंटेशन के अंदर। ठीक है, द आंसर इज नॉट रीजनरेशन, इट विल कम अंडर फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि इनकम्प्लीट combustion of fuel leads to the formation of dash carbon monoxide। क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। The spindle fiber starts appearing from dash state of
कैरियोकाइनेसिस, मेटा सॉरी प्रोफेज। इंट्रोफेज आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो अपीयर होना शुरू कर देता है। देखो मैं आपको यहाँ पे ना पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखा देती हूँ साथ के साथ में। तो होता क्या है ना, मैं चार्ट बनवा पाऊँ तो बनवा, क्योंकि ना यहाँ पे नोट लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चार्ट नहीं बना सकती मैं, अदरवाइज आई वुड हैव मेड अ चार्ट हियर। लेट मी सी इफ देयर इज एनी वे इफ आई कैन मेक इट। देयर इज नो वे टू, बट देयर वन स्पॉटलाइट, बट there's also an arrow, but nothing else. I want to remove this feature now. So, 1 second। तो हम लोग यहाँ पे थे। सो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है क्या क्या टाइप, 3 टाइप होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, इसके अंदर क्या क्या आता है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन इज शोन बाय अमीबा, transverse binary fission is shown by paramecium and longitudinal binary fission is shown by euglena। इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, इसमें बडिंग होता है। 1 सेकेंड। बडिंग का मतलब क्या होता है, जो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है, पेरेंट बॉडी, उसमें ना एक बड निकलता है, और पेरेंट बॉडी से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। एक बार वो वेल डेवलप हो जाता है तो वो बड निकल के एक नए इंडिविजुअल की तरह रहने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। और एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में मैं जरा आपको बताती हूँ, that is multiple fission। Now, what is multiple fission? Multiple fission is shown by amoeba in unfavorable situations। So, what is unfavorable situation amoeba के लिए, क्या हो सकता है, पैसे नहीं होना, नहीं। So, unfavorable situation क्या होता है उसके लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन ज्यादा एडवर्स होना, बाहर टेम्परेचर हाई होना, ये सब उसके लिए क्या हो सकता है, एडवर्स कंडीशन। उसमें क्या करता है अमीबा है ना, अपने आप को एक कवच के अंदर बंद कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिस्ट। और उसके अंदर है ना अमीबा खुद को डिवाइड करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, वो अपना न्यूक्लियर डिवीजन करता है। क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन। सेल्स नहीं डिवाइड होते, सिर्फ उनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो वो खुद को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एम्यूबुलेस। तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक होता है बडिंग। और हमारे मल्टीपल सॉरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या होता है, वो भी देखते हैं। पहला हमारा आएगा फ्रैगमेंटेशन। अगर एक पूरा फ्रैगमेंट खुद को ब्रेक कर लेता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के अंदर, और ईच फ्रैगमेंट एक इंडिविजुअल की तरह रहने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। और एक होता है रीजनरेशन। नाउ व्हाट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है कि जो भी पार्ट बॉडी का गिर गया है, टूट के गिर गया है, तो वो क्या होगा ना, वो पूरी बॉडी ना वो पार्ट बना लेगी, और जो पार्ट टूट के गिरा है वो भी खुद की पूरी बॉडी बना लेगा। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या आता है आपको पता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक वेरी फेमस एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल मैं आप लोग के यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। बाइनरी फिजन कौन करता है, अमीबा। बाइफरकेट भी कर लेती हूँ आप लोग के लिए, सिंपल, सिंपल वाला कौन करता है, अमीबा। 1 सेकेंड। फिर होता है लॉन्जिट्यूडनल, वो कौन करता है, यूग्लिना। एक होता है ट्रांसवर्स, turn off typing issues guys। ट्रांसवर्स, तो वो किस में होता है,
पेरामोशियम। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। फ्रैगमेंटेशन इज शोन बाय स्पाइरोगाइरा। स्पाइरो, मैं कैसे पता कैसे पढ़ाती, स्पाइरो गया हुआ, स्पाइरो गाय। अरे, एम्बेडिंग इज शोन बाय ईस्ट in unicellular organism and hydra in multicellular organism। ये दो में बहुत बड़ा फर्क है। एग्जाम में आपको इसके बेसिस पे खेल दिया जाएगा कि in multicellular organism budding is performed by dash, so your answer should be hydra, and in unicellular organisms budding is performed by dash, so your answer should be yeast इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसको लिख लो अच्छी तरीके से। यूनी, मेरे खाली यूनी लिख रही हूँ आप लोग के लिए, मतलब देयर इज नो स्पेस, राइट। यूनी में क्या आएगा, वाई ई ए एस टी ईज, एंड मल्टी में क्या आएगा, मल्टी में आएगा हाइड्रा। डन। फिर एक और होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज शोन बाय म्यूकर। किस कौन शो करता है, म्यूकर। उसमें क्या होता है ना, म्यूकर के स्पोर्स जहां जहां गिरेंगे, अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो वहां पे जर्मिनेट कर जाएंगे और वो वहां पे भी वो होने लगेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब कोई एक प्लांट सीड के अलावा कोई दूसरे रीजन से ग्रो करेगा, जैसे कि उसका रूट हो गया, उसका स्टेम हो गया, उसके लीव्स हो गए, अगर वो उसके थ्रू ग्रो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके अंदर आप लोग को ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक सीड, एक लीफ है, जो उसके लीफ है ना, लीफ उसके पत्तों के मार्जिन पर से जो नए नए पत्ते आते हैं, मतलब वो नया नया ऑर्गेनिज्म बनाते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। अभी जो ब्रायोफाइलम के लीव है ना, ये इसके जो मार्जिन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीव मार्जिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लीव मार्जिन। सो लीव मार्जिन में नए नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। और ये भी एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, so I'll erase it now. Salts which can be used as a supplement of calcium and iron are obtained as carbonic acid। इसका आंसर कार्बोनिक एसिड आएगा। लेट मी फर्स्ट क्लियर इट, मैं यहाँ पे गलत हो सकती हूँ, बट द आंसर विल बी कार्बोनिक एसिड फॉर श्योर। वेट अ सेकंड। द आंसर इज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड से आप लोग कैल्शियम और आयरन दोनों को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। यहाँ पे ना आंसर दो आएगा। यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी आंसर बता रहा है और ग्लूकोनिक एसिड भी आंसर बता रहा है। सो वी हैव टू चेक विद द बोर्ड कि उनको एक आंसर क्या देना है। लेकिन
आई फाउंड दिस आंसर लिटिल क्वाइट रॉन्ग, बट ये थोड़ा हम लोग क्वेश्चनेबल रहते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, विल सी इट लेटर ऑन। तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। कुछ कुछ चीजें आपके आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है, लेकिन कोई बात। आई थिंक इट शुड बी देयर इन योर टेक्स्ट बुक, आई विल जस्ट सी इट वंस। आंसर proves to be gluconic acid, which is obtained from Aspergillus niger. It is given on page number 81. Production of minerals used as supplement for calcium and iron. So answer यहाँ पे आएगा हमारा gluconic acid. Very surprising one, but yes, the answer is gluconic acid. ठीक है, तो इसको आप मार्क करके रख लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। What happened to you, man? Let it be like this. Let's go ahead. Find the odd man out. Drying, salting, cooking and soaking with sugar. इसमें आंसर क्या आएगा? Cooking. Because drying, salting and soaking with sugar are the methods of preservation. So इसके अंदर इसका आंसर क्या आएगा? Cooking. फिर क्या बोला है? एल्मिडा के अंदर क्या आएगा? Earthworm. Now platy helminthes, इसमें क्या आएगा? platy helminthes में मे बी प्लेनेरिया आ सकता है, बट स्टिल हम खुद को जरा एक बार करेक्ट कर लेंगे। तो प्लाटी हेलमिंथीज में प्लेनेरिया आंसर आएगा, आई वाज करेक्ट। सो आपको यहाँ पे लिखना है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। लेट मी मेक इट लाइक अ बिग फॉन्ट, राइट? आपको दिखेगा कैसे? डन। फिर आपको पूछा है कि tobacco containing substances cannot cause cancer of mouth and lungs. This is false. They can cause cancer of mouth and lungs. False. एंड प्लीज आप लोग याद रखना, राइट रॉन्ग मत लिख के आना। जो यहाँ पे बोला ना, ट्रू या फॉल्स, इनमें से कोई एक वर्ड चूज करना है। एग्जाम में एक्चुअली क्या होता ज्योग्राफी पेपर में मेरे टाइम पे, मैंने ना राइट रॉन्ग लिख के आ गई थी, तो मुझे 5 मार्क्स ऐसे कुछ कैंसिल आउट हो गए थे मेरे उस वजह से। सो हमेशा यहाँ पे जो दिया होता है राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स, जो भी यहाँ पे दिया होता है आप लोग हमेशा वही लिख के आ रहा हो। ठीक है। आगे क्या बोला है? आई एम लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल्स, व्हाट इज माई नेम? क्या आएगा यहाँ पे आंसर? डग बिल प्लेटिपस। 1 सेकेंड, नो, डग बिल प्लेटिपस आंसर नहीं आएगा। इसमें ना आपको चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। कनेक्टिंग लिंक्स आर गिवन ऑन पेज नंबर, या आई वाज करेक्ट, आई अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ। इसका आंसर आएगा डग बिल प्लेटिपस। तो आपको यहाँ पे मैं ना कनेक्टिंग लिंक्स का भी एक बार जरा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना दो फाइलम्स के ना गुण होते हैं, 2 क्लास के गुण होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। आपके बुक में 3 कनेक्टिंग लिंक दी है। एक दिया है बिटवीन बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एक दिया है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एक दिया है बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिश। आपको तीनों भी कर लेना, मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है? सो डक बिल्ड प्लेटिपस। और आपको मैं जो दूसरा दूसरा है ना, जो एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक और बॉक्स बना के। एक आएगा लंग फिश, which is between whom? That this is between amphibians, amphibians and
amphibians and fish। फिर आएगा आपका यहाँ पे पेरीप्लाटिस, पेरीपैटिस। This is between Annelida and, sorry, and our arthropods. I was just checking the spellings. तो आप लोग को ये एक स्टार ये हो गया आप लोग के नोट, तो आपको साथ साथ में ये रिवीजन हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, गिव रीजन व्हाई इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आपको ही बराबर से पता है कि व्हाई इंडियन शुड डू फैमिली प्लानिंग, बिकॉज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट टू 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 बिग। हमारी इंडिया अभी टॉप 1 पे आ गई है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आपको समझ ही गया होगा कि इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल की अभी। क्योंकि क्या होता है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होता है उतने ज्यादा हमारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, उतना ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना पड़ता है। देखो क्या क्या होता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में हमने उसको अडॉप्ट करके इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही चीजों को अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया गया तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम का चीज साबित हो सकता है। चाइना ने अपने पॉपुलेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, अगर इंडिया वो सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फैमिली प्लानिंग इज डेफिनेटली वेरी। आगे लिखा है, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। आपको क्या लगता है कौन से चैप्टर में से है? जस्ट थिंक फॉर अ मिनट एंड जस्ट थिंक कि कौन सा चैप्टर में से आया है। थिंक वंस एंड जस्ट थिंक। मैं आपको मुझे बताना नहीं, आप मेरे सामने तो हो नहीं, सिर्फ एक बार सोचो कि ये कौन से चैप्टर से आया है क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ठीक है। और इसका जो आपको आंसर एग्जैक्ट लिख के आना है, मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाता है, आप एनर्जी डेफिसिट होते हो उस वक्त। ठीक है। उसके बाद में आपके मसल्स में, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब कोई ब्रेकडाउन होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं हम लोग। उसके अंदर ह्यूमंस में के केस में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ईस्ट के केस में क्या बनता है, अल्कोहल। और अदर माइक्रोब्स के केस में वाइटामिन और मिनरल्स भी बनते हैं। ठीक है। सो हमारे केस में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और अगर लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो गया किसी एक जगह पे, तो वो आपको बॉडी पेन के लिए रिजल्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो दिस दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर एज वेल, so we are not discussing this question here, and I want to discuss the last question here and then we will do from your next class। ठीक है। so मैंने ना इधर पे इसके लिए मेरे क्लास में एक निमोनिक लिखाया था, टीवी देखो सीजी में। सो व्हाट डज दैट मीन, देखो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी पे, आपको वो लिखना है। तो इसका एक निमोनिक क्या है, टीवी देखो, टीवी देखो टीवी में। नाउ आई टेल यू कि इसका क्या मतलब होता है। सो टी का मतलब क्या होता है कि आपके टिश्यू को डैमेज करता है। वी का मतलब क्या होता है, वो आपके विजन को डैमेज करता है। सी का मतलब क्या होता है, इट कैन कॉज कैंसर कैंसर। एंड जी का मतलब क्या होता है कि इनमें जेनेटिक चेंजेस हमारे बॉडी में हो सकते हैं इनकी वजह से, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से। तो आपका आंसर क्या आएगा, इट कॉजेज damage to tissues, to your vision. It can cause cancer, or it can also cause genetic changes. And I'm marking this TV and CG because वही फर्स्टली मेन वर्ड्स है हमारे निमोनिक में।
सो टीवी देखो। जी। So these are the words very important. And with this, we end this class today. And I hope कि आप लोग properly lectures देखें, आप लोग अच्छे तरीके से prepare करें आपके एग्जाम के लिए। सारे papers यहाँ पे solve होंगे। And I wish you the best. Bye bye.